और सुनानी प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीरा। जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर से एक जो डीएस्केलेशन होनी चाहिए वो सब अपना रोल अदा कर रहे हैं, और उसी के साथ जिस तरह अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि he said that he would decide within 2 weeks, यानी कि 2 हफ्तों में वो डिसाइड करेंगे। उसी के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की बड़ी अहम मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात के बाद इंडिया के अंदर मातम है। मुझे ज्वाइन किया है और टॉप लीडिंग जर्नलिस्ट हैं, खुद मीडिया से उनका ताल्लुक है, तज्जिया निगार हैं, एकेडमिक हैं। सोबिया अली साहबा मेरे साथ हैं जूम पे, वीडियो लिंक पे। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही। सोबिया, किस तरह देख रही हैं जिस तरह दोनों तरफ से, ईरान की तरफ से, इजराइल की तरफ से एक हमले हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, काफी आम सिविलियन का जो एक नुकसान हो रहा है, और जंग किसी तौर भी एक बेहतर नहीं होती, जंग एक तबाही है, खुशहाली अमन में है। क्या कहेंगी इसमें? जी मीर साहब, आपने बिल्कुल वजह फरमाया है, बिल्कुल सही कहा है। इस वक्त हम अगर आलमी तनाजुर के अंदर देखें, लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल को देखें, सबसे पहले हम ये देखें कि सदर ट्रंप साहब के अभी हुकूमत संभाले, सदर बने हुए जस्ट अभी 5 माह ही गुजरे, और इन 5 माह के दौरान वो इस वक्त दूसरी जंग का सामना कर रहे हैं। पहले इंडिया और पाकिस्तान, और इंडिया पाकिस्तान की जंग की अगर हम बात करें तो वहां से तो वो बहुत सुरखरू होकर निकले थे, और ऐसा लग रहा था कि वो अमन का नोबल इनाम जो है वो अपने नाम कर लेंगे, क्योंकि बहुत पॉजिटिव रोल उनका नजर आया। और उसके बाद वो अपने मिडिल ईस्ट के दौरे के दौरान भी हर जगह पर यही कहते नजर आए, और ऐसा लग रहा था कि जो उनका मैनिफेस्टो है जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली ये कहा है कि वो किसी भी तरह से जंग को प्रमोट नहीं करेंगे, लेकिन इसराइल को एक जो उन्होंने पिलो दिया, जो एक शेल्टर दिया, वहां से जो जितनी भी कयास आराइयां थी और जितने भी उनका एक पॉजिटिव रोल अभी तक नजर आ रहा था, उसके ऊपर एक थोड़ा सा वो धुंधला गया। इसी पस मंजर में यहाँ पर मैं बात करूंगी कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, अभी रिसेंटली हमने देखा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में उनके साथ मुलाकात हुई, और लम्हा ब लम्हा बदलती हुई जियो पॉलिटिकल बसात पर जहां हमने देखा कि बयात वक्त कई पैगामात देती हमें नजर आ रही है। अव्वल तो आप ये देखिए कि बहुत इसमें क्लियर यहाँ पर वाज़े इशारा है कि वाशिंगटन अब जनूबी एशिया में पाकिस्तान को महज अफगान ट्रांजिट या इंसदाद दहशतगर्दी के पार्टनर के तौर पर नहीं देख रहा, बल्कि ईरान इसराइल कशीदगी के पस मंजर में एक सफारती पुल के तौर पर इस वक्त देख रहा है। ताहम ये तासुर बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज हमें नजर आ रही है कि पाकिस्तान एक दफा फिर किसी डूम और पॉलिसी का हिस्सा बनने जा रहा है। तो इसके हवाले से मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगी, क्योंकि मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती, और ये मेरी खुद की एक राय है कि अभी आप देखिए मीर साहब कि पहलगाम वाक़े के बाद हमने देखा कि हमारी अस्करी क़यादत ने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी भी जंग में ना झोंका जाए, और दानिशमंदाना फैसले लेकर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमने देखा कि हिंदुस्तान की आवाम को भी जंग की भट्टी में जाने से जलने से जो है उसको हटाया, और कुत्ते की पुरअमन फिजा को फरोग दिया, और दानिशमंदाना फैसले किए। और इस लिहाज से कहीं पे भी ये नहीं लग रहा था कि वो उस वक्त भी नहीं लग रहा था, और इस वक्त भी मैं अगर आसिम मुनीर साहब की ट्रंप साहब के साथ अगर मुलाकात के पस मंजर में कहूँ तो मुझे कहीं से नहीं लग रहा कि वो कहीं पे भी कौमी मफाद और स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी पर कोई भी समझौता करेंगे। सोबिया, इसी के ऊपर मैं आता हूँ। पहले जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर एक प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मुजाहरे चल रहे हैं इस जंग के खिलाफ, जो एग्रेशन की गई है उसके खिलाफ, क्या कहेंगी? मिडिल ईस्ट के ममालिक बड़े अहम ममालिक हैं, आपको पता है, वो क्या किस तरह देख रहे हैं, या बयानात की हद तक एक सपोर्ट है चाइना रशिया की तरफ से, बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, आपको पता है, और अमेरिका के ऊपर भी एक बड़ी तनकीद की जा रही है कि अगर वो जंग का हिस्सा बनते हैं तो ये एक तबाही होगी। क्या कहेंगे इस हवाले से?
देखिए अगर मैं यहाँ पे भी अगेन, क्योंकि अभी देखिए आपने जितनी भी बातें की हैं उनके कहीं ना कहीं ताने बाने जो है वो इस वक्त फिर दोबारा कहीं ना कहीं जाके ट्रम्प साहब की और हमारे फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात ही से मिल रहे हैं। क्योंकि उससे पहले की अगर आप सिचुएशन देखें तो ट्रम्प साहब ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया था। आज 8 दिन हो गए ईरान की और इसराइल की जंग को, और ट्रम्प साहब सिर्फ और सिर्फ ट्विटर का, एक्स का सहारा लेकर डिफरेंट हमें स्टेटमेंट्स देते हुए नजर आ रहे थे, जिनसे कहीं से भी कोई, अगर मैं ये कहूं कि कोई प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं नजर आ रहा था। हम देख लेते कि चाइना का स्टांस बड़ा क्लियर था, रशिया का स्टांस बड़ा क्लियर था, और वो बारहा फ्रांस का स्टांस बड़ा क्लियर नजर आ रहा था। और हम बारहा सिर्फ और सिर्फ यही देखते आ रहे थे कि इन तमाम ममालिक का यही कहना था कि किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी के ऊपर इस तरह क्वेश्चन मार्क नहीं रखा जा सकता, और बातचीत से बेहतर हल जो है वो इस वक्त कोई नहीं है। लेकिन हमने देखा कि सदर ट्रम्प साहब ने मुलाकात से चंद घंटे कबल ट्विटर पर हमने देखा था कि उन्होंने ईरान को बड़ा क्लियरली कहा था कि आप हथियार डाल दीजिए, जिससे ये तासुर मिला कि शायद फरदो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स पर हमला किसी भी लम्हे हो सकता है। लेकिन हमने देखा कि बिलमुशाफा गुफ्तगू के बाद उनका लहजा बदला, उन्होंने इतराफ किया कि मैंने अभी फैसला नहीं किया, और ये भी कहा कि पाकिस्तान इसराइल के इकदाम से खुश नहीं है, क्योंकि आसिम मुनीर साहब ने उनको बड़ा एक क्लियर ये दिया कि वो खुश नहीं है। हमने देखा था कि जंग से एक हफ्ता कबल वो ईरान गए थे, और वही आर्मी चीफ साहब जो शहीद हुए अभी उनके साथ उन्होंने मुलाकात देखा था, मुलाकात की थी। लेकिन कल हमने देखा कि व्हाइट हाउस ने बड़ा एक पॉजिटिव, और पहली बार हमने देखा कि ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो बाकायदा व्हाइट हाउस की तरफ से जो है वो जारी की गई, जिसमें बाकायदा ये ऐलान किया गया कि ईरान पर मुमकिना हमला कम अज कम 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया गया है। तो इस पस मंजर में मीर साहब आप ये देखिए कि पाकिस्तान का किरदार एक बार फिर कलीदी हो सकता है, और वो बातचीत के रास्ता जो है हमवार करने के लिए एक बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है। और जैसा कि आपने अभी कहा कि जंग जो है वो किसी के भी फायदे नहीं है, किसी के भी मफाद में नहीं है, और बिल्कुल इस वक्त जो दोस्त ममालिक हैं वही एक अहम रोल जो है वो प्ले करेंगे। फिर हमने देखा कि वाशिंगटन को तेहरान के साथ किसी भी मुमकिना सफारती राह निकालने के लिए भी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरफ से एक गर्म जोशी सी हमें नजर आ रही है। बल्कि वाशिंगटन की तरफ से कहा जा रहा है, आज राइटर्स की उसमें रिपोर्ट में मैंने पढ़ा कि काइंड ऑफ फायर ब्रिगेड का रोल जो है वो इस वक्त प्ले कर सकता है। तो मशरिक़ वुस्ता में जंग का दायरा मजीद नहीं बढ़ना चाहिए, और मेरे ख्याल में इस वक्त ईरान इसराइल तनाज़ा जो है वो सदर ट्रम्प साहब जो है वो ड्यूल अगर अपना कैरेक्टर प्ले ना करें, और जैसा कि कल उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो जारी करवाया है, एंड आई होप कि ये 2 वीक्स का टाइम जो है वो यूएसए ने इसीलिए लिया है कि उनको थोड़ा सा और मौका मिले, और वो इसके ऊपर ऑन अ सीरियस नोट बैठकर सोचें। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इसराइल के साथ वो अंधाधुंध चलते जाएं और इस तरह के डिसीजंस लें जो इस वक्त ना सिर्फ ईरान बल्कि इसराइल के अंदर भी दोनों तरफ से अवाम को भी, उनकी जिंदगियों को भी, इनोसेंट लोगों की इस वक्त जिंदगियां जो है वो हमने देखा है कि जा रही। फौजिया साहब, जिस तरह यूएसए की सपोर्ट आपको पता है पहले दिन से इजराइल को है, और डिफेंसिव सपोर्ट तो अभी भी है, और जिस तरह नेतन्याहू ने खुल के मीडिया के सामने कहा है, उन्होंने उसको ऑल हेल्प की, उन्होंने वेलकम किया है, और दूसरा अब भी अमेरिकन उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, वो ऑफेंसिव में उसका हिस्सा नहीं है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, आज इस हवाले से बहुत सारी चीजें हमें नजर आ रही हैं। जैसा कि आपने कहा कि यूएसए जो है, ऑब्वियसली आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और हमारे देखने वालों को भी ये बात क्लियरली पता है कि इसराइल इतना बड़ा स्टेप कभी भी एक सुपर पावर की सपोर्ट के बगैर ले ही नहीं सकता था। ईरान को भी इस वक्त बहुत क्लियरली पता है, लेकिन थैंक गॉड कि उन्होंने बहुत अक्लमंदी का इस वक्त मुजाहरा किया, जंग का दायरा का जो है वो नहीं बढ़ाया। और आपको याद होगा कि पहले दिन ही जिस दिन ईरान पर अटैक हुआ था, तो उसी वक्त यूएसए की तरफ से स्टेटमेंट आ गया था कि हम इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हमारे फौजी अड्डों को निशाना नहीं बनाया जाए। बट हमने बारहा देखा कि इसराइल को अमेरिका की तरफ से सपोर्ट हासिल थी। बट आज आप ये देखिए कि फिर फ्रांस बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है कि बार बार जो है वो कि ताल्लुकात जो है वो बेहतर हो, और बातचीत के जरिए जो है वो मसाइल जो है वो हल हो
जाए. आज हमने देखा जो अभी 3 से 4 घंटे पहले की जो एक अहम पेशरफ्त है वो ये है कि ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची साहब ने वाज़ेह किया है कि इसराइली हमले जब तक बंद नहीं होंगे अमेरिका से कोई मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते. इनका कहना था कि अमेरिका इसराइल के हमलों में बराबर का शरीक है और इसी वजह से ईरान वाशिंगटन से फिलहाल किसी भी सफारती राब्ते को बेमायनी समझता है. साथ ही ये इत्तला भी उन्होंने दी है कि यूरोपीय सफारतकारी मुतहरिक हो चुकी है. फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया के वज़राए खारजा जो है हमने सुना है कि आज भी फ्राइडे को भी जिनेवा में अपने ईरानी हम मनसब के साथ मुलाकात कर रहे हैं. तो आई होप लेट्स होप फॉर द बेस्ट बट एट द सेम टाइम ईरान के जोड़ी प्रोग्राम और खित्ते में जारी कशीदगी पर मैं उम्मीद करूंगी कि इस हवाले से बातचीत की जाए. और दूसरी तरफ आप भी जानते हैं मीर साहब के अमेरिका के अंदर खुद आपको जैसे अभी मैंने जिक्र भी किया और आपको बिल्कुल आपकी नॉलेज में भी होगा कि अमेरिका के अंदर खुद इस वक्त बहुत ज्यादा खुद कांग्रेस में इख्तिलाफात जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं. सदर ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम में बहुत क्लियरली कहा था, ये उनका मैनिफेस्टो था कि वो अमेरिका को किसी भी जंग में नहीं धकेलेंगे. लेकिन अभी आप ये देखिए कि मौजूदा हालात में उनके बयानात और इसराइल को फराहम की जाने वाली अस्करी और सफारती हिमायत ने इनके इस मौकफ को मतनाज़े बना दिया. और इस वक्त अमेरिका में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों जमातों के कई अहम अरकान जो है वो इस हवाले से बात करते हुए नजर आ रहे हैं. अगर आप देखें तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि अमेरिकी सियासी निज़ाम में जंग के इम्कानात को रोकने के लिए एहतियात बरतनी चाहिए. खासतौर पे आप ये देखिए कि अमेरिका को ये फर्स्ट एक्सपीरियंस तो है नहीं. आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि पास के अंदर भी अमेरिका इस तरह की चीजें कर चुका है, पाकिस्तान के थ्रू भी और सब चीजें खासतौर पर इराक का आप देखिए. मुझे याद है कि उस वक्त कहा जा रहा था कि अमेरिका ने अपने आप को एक दलदल के अंदर जो है वो धकेल लिया. तो इस वक्त आई डोंट थिंक सो कि दैट वुड बी वेरी इजी कि अमेरिकन अवाम और कांग्रेस का जंग मुखालिफ मौक़िफ़ जो है वो व्हाइट हाउस की तर्जुमानी अब आप जैसे कि कल उन्होंने बयान कर दिया कि आइंदा 2 हफ्तों के अंदर इस तरह नहीं होगा. तो साथ साथ मुझे लग रहा है कि मुज़ाकरात की गुंजाइश को बरकरार रखा जाएगा इन 2 हफ्तों के अंदर. मीर साहब मैं देख रही हूँ एंड आई होप कि कुछ अच्छे पॉजिटिव और मैच्योर डिसीजन जो हो जाए जिससे खित्ता जो है मजीद कशीदगी की तरफ ना जाए. एक तारीख ही आपको पता है कि एक मुलाकात है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की और डोनाल्ड ट्रंप की. वो एक मातम है इंडिया के अंदर. पाकिस्तान ने हमेशा दुनिया के अमन के लिए और खुशहाली के लिए पाकिस्तान चाहता है कि जहाँ जहाँ खित्ते में चाहे यूक्रेन हो, चाहे हमास इसराइल वॉर हो और चाहे अब की वॉर हो, उसको चाहते हैं कि टेबल की मेज़ पे हल किया जाए. इस विजिट को आप किस तरह देख रहे हैं, क्या कहेंगी? वही मीर साहब आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ कि सबसे पहले तो इस वक्त देखिए सोशल मीडिया के ऊपर, और मैं अभी टाइम्स ऑफ इंडिया का भी पढ़ रही थी, देख भी रही थी उनके सोशल मीडिया पेजेस पर भी कि ऑब्वियसली वो इसको बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव वे में नहीं देखिए. आप ये देखिए कि अभी कनाडा के अंदर G7 कंट्रीज की हो रही थी और बातचीत हो रही थी और उस दौरान मोदी साहब के साथ एक बड़ा वही कहते हैं कि आपको टाइमली डिसीजंस लेने चाहिए. आई थिंक आई एम सॉरी टू से मैं अपने इंडियन फ्रेंड्स से माजरत के साथ यहाँ ये कहना चाहूंगी कि पहलगाम इंसिडेंट के बाद उससे पहले इंडिया का बड़ा एक पॉजिटिव रोल और बड़ी एक पॉजिटिव पिक्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड हमने देखा था. और पाकिस्तान का वो पोजीशन और वो नहीं था, क्या कहना चाहिए, स्टेज वो नहीं थी या उस मयार पर नहीं था, ऐसा नहीं था. बट हमने देखा कि पहलगाम वाक़े के बाद इंडिया कहीं बहुत पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है. और आप ये देखिए कि आसिम मुनीर साहब की इस वक्त अमेरिका ने इतने बड़े ये बात है कि हमारे इस वक्त आर्मी चीफ साहब, हमारे फील्ड मार्शल आर्मी चीफ साहब जो हैं उन्होंने 1-on-1 मुलाकात की और उस मुलाकात की इतनी अहम बात थी कि उसके अंदर किसी मीडिया तक को भी अलाउ नहीं था जाना. तो ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन के अंदर ऑलरेडी इंडिया के अंदर जो पहलगाम वाक़े के बाद और पाक भारत जंग के बाद
अमेरिका की सालिसी के बाद बहुत ज्यादा स्पेकुलेशंस थी। लोग इसको इंडियंस जो थे, इंडियन मीडिया सबसे ज्यादा, तो आप जो गोदी मीडिया है उसके हवाले से अगर बात करें तो वो कोई भी उसको एक अच्छी नजर से नहीं देख रहा था। तो ऑब्वियसली इस वक्त तो ये बहुत बड़ी, इट्स अ वेरी बिग डेवलपमेंट मीर साहब, कि हमारे आर्मी चीफ साहब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब से मिले, और उसके बाद आप इतनी बड़ी, मुझे तो कल की ये जो व्हाइट हाउस की ये जो कल जो उन्होंने दिया है बयान, ये मैं तो अपनी तरफ से तो मैं तो क्रेडिट यही दूंगी कि क्रेडिट गोज टू हमारे फील्ड मार्शल साहब के, उनके बाद जो है वो स्टेटमेंट व्हाइट हाउस की तरफ से आया। इससे पहले कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया था, और हम लोग रोज एक खौफ की फिजा में थे कि आई डोंट नो कि क्या होगा, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ तो नहीं जा रहे, अमेरिका अटैक ना कर दे और इस तरह की चीजें, या इसके अंदर सोबिया, बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया, आपने तज्जिया दिया कि ईरान इजराइल वॉर के हवाले से, और तारीखी एक मुलाकात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम ने मुझे ज्वाइन किया है, एकेडमिक हैं, तज्जिया निगार हैं, एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब मेरे साथ हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू वेरी मच। एक एम्बिग्यूटी है, क्लैरिटी नहीं है। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम डिसाइड करेंगे विथ इन 2 वीक्स के हम इस ऑफेंसिव का और हिस्सा बनते हैं या नहीं बनते, क्योंकि डिफेंसिव का तो हिस्सा हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? चाइना रशिया की जो वार्निंग है वो भी आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। वालेकुम सलाम। पहली बात तो ये है कि ये जो स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट की, इट इज ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट। यस। और इसके पीछे वो इनपुट्स हैं जो उनको मुख्तलिफ क्वार्टर से मिले हैं कि अगर अमेरिकन ज्वाइन करते हैं तो उसका इम्प्लीकेशन में रीजनली और ग्लोबली क्या होंगे। वो इनपुट उनकी अपनी CIA ने भी दिए होंगे, वो इनपुट हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिले हैं उन्होंने भी दिया होगा। सही। वो इनपुट उनको वाइड चाइना और रशिया से भी आपने जैसे बताया आई होंगी, क्योंकि इन एनी केस इट विल नॉट रिमेन US इजराइल, इट विल बिकम ए ग्लोबल वॉर। तो मेरा भी ख्याल है कि 2 हफ्ते के बाद ही सही। कैन यू हियर मी ब्रिगेडियर साहब? बात करें। हेलो जी ब्रिगेडियर साहब, आवाज आ रही है, आप बात करें। ब्रिगेडियर साहब, आवाज आ रही है आपको? लाइन ड्रॉप हुई है, कोशिश करेंगे कि एक दफा दोबारा उनको टेलीफोन लाइन पे लिया जाए। ब्रिगेडियर साहब, आपको आवाज मेरी आ रही है? ब्रिगेडियर साहब, आपको आवाज नहीं आ रही आपको मेरी? जिस तरह हालात एक आपके सामने है और एक हालात पैदा किए भी जा रहे हैं कुछ ममालिक की तरफ से, और कुछ ममालिक चाहते हैं कि ये डीएस्केलेशन हो और वॉर, जिस तरह ग्लोबल वॉर की तरफ ब्रिगेडियर साहब ने भी बात की है कि अगर अमेरिका इसका पार्ट बनते हैं तो ये एक ग्लोबल वॉर हो सकती है। थ्रेट अपनी जगह मौजूद है, अभी तक दोनों तरफ से हमले जारी हैं। सिविलियंस जो हैं दोनों तरफ, वो आपको पता है उनका सबसे ज़्यादा एक नुकसान हो रहा है। और उसी के साथ आर्मी चीफ की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की बड़ी अहम मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ हुई है, और उस मुलाकात में ज़रूर इस हवाले से ईरान के हवाले से भी डिस्कशन हुई होगी। उन्होंने ज़रूर अमेरिकन ने ब्रिगेडियर साहब, आप बात करें, आपकी बात कट गई थी। मैं ये कह रहा था कि ये 2 हफ्ते की जो स्टेटमेंट है, इट इज ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट। सही। इसके पीछे इनपुट्स होंगे जो अगर अमेरिका डायरेक्टली ज्वाइन करता है तो उसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी रीजनली भी और ग्लोबली भी, क्योंकि ऑल दो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि मैकेंडर्स जियोग्राफिकल थ्योरी इज geography has a great part in the international politics. ब्रिगेडियर, उसी के साथ एक तारीखी मुलाकात
फील्ड मार्शल साहब की आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई है, क्या कहेंगे इसके हवाले से? जो इंडिया है, आपको पता है कि वहाँ एक बड़ी गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है इस मुलाकात के बाद। इसकी इम्पोर्टेंस को क्या कहेंगे, इसके सिग्निफिकेंस को? देखिए, बड़ी इंडियन है, मैं उनकी बातों को मीडिया को करते हैं, खास तौर पर उन्होंने अंग्रेजी में बनाए हुए हैं, उनको कलर देते हैं जैसे वो इंटरनेशनल चैनल है, क्योंकि सही सूरत हाल पता ही अभी तक। द होल थिंग इज फ्लूइड, सो इसलिए कोई असेसमेंट करना बहुत का ताल्लुक है। उनको तो तकलीफ तो इस बात से है कि पाकिस्तान इज being treated by the Trump administration preferentially, तो उसको वो उनकी तकलीफ है। लेकिन पाकिस्तान के अपने जो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है वो बड़ी डेलिकेट है। वी आर वेरी क्लोज टू चाइना in our defense and other related matters, which cannot be ignored. And similarly, we have our own problems जो रीजनल हैं, बैक पे में बैठा हुआ है, वो तो politically कहा कि पाकिस्तान ऐसे जो है that will be our next target. So and we have to बिरगिड़ साहब, आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा सा आप आगे हिलें जुलें, थोड़ी सी आवाज हमें समझ में आए। उसी के साथ बिरगिड़ साहब, एक बड़ी क्लियर पोजीशन है चाइना की, रशिया की, टर्की को कहां देख रहे हैं? उनकी पोजीशन को किस तरह आप करेंगे, बयान करेंगे? मीडिया में देखें, पिछले अगर बिरगिड़ साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। बिरगिड़ साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। बड़ी मेहरबानी बिरगिड़ साहब, आपने टाइम दिया, आवाज आपकी डिस्कनेक्ट हो रही थी। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम नाज़रीन, देयर इज अ गेस्ट ऑन अ वीडियो कॉल एंड अ जूम। शी इज एन academic, she is an intellectual, she is an expert on international affairs, Kinnert Hamburger. Kinnert, I welcome you in my talk show. Thank you very much. Thank you for having me. Kinnert, there is a lot of confusion. What's the clear position of Donald Trump? Donald Trump said that he would decide within 2 weeks he's going to join this war, he's not going to join this offensive. What would you say? Well, look, it's first of all important to understand that for years, the Iranian Ayatollah Islamic regime has been threatening Israel. And for the past 30 years, they've been taking all the tax money from their people themselves in Iran and investing it in nuclear weapons and ballistic bombs to eliminate the state of Israel. Every day they woke up in the morning and that was their goal. And just a week ago, Israel went out on this operation to make sure that that threat exists no more, to eliminate that threat. And the past week, we've been seeing many leaders from around the world thanking Israel, debating if to join, and thirdly, also taking credit for the actions we've been taking in Iran to eliminate this threat, not just from Israel, but from the whole world. So if the President of the United States would like to join and take part in these actions, I would totally understand where that's coming from. Israel does not need any help from around. Israel has got the power to make sure that their citizens are safe here in Israel. And I believe that Donald Trump will act according to his interests. Also, Russia, China, they are, they are criticizing, and UK Prime Minister is also urging for a diplomacy over a military action, military retaliation. What's your input on that? Diplomacy is definitely one of the main keys that we have in this world today to get and to solve different problems that we approach. But unfortunately, when we're talking about a terror regime like the Ayatollah regime in Iran, that has changed the whole
world since they came to power. I believe that there's a point where you can carry on doing diplomacy, but we're at a point where you have to act military-wise. You know, Iran for years has been building their proxies around the Middle East. Hezbollah in Lebanon, the Houthis in Yemen, Hamas in Gaza. They've been carrying out terror attacks all over the world, not just in Israel, but in Europe and South America and North America. So, you know, when talking about the Iranian regime, I think there's no other choice but to eliminate anything that's going on there that's harming and threatening the whole world. Kenneth, what would you say about that? Netanyahu, Prime Minister of Israel, and Israeli government on international stage is isolated. Why? What's the reason? Well, I believe that those are questions that you may need to ask the other people who are standing in those positions and not cooperating with these different actions. But again, we're in a situation where the Iranian regime has been threatening and building itself to eliminate the state of Israel. The name of this operation in Hebrew is called Am Kelavi Yakum Ve'Ka'ari Nasaf, which basically means a baby lion, a cub, shall rise up as a people. People as a cub should rise up and be strong like a strong lion. And I think this is a message, not just for Israelis in Israel, where we're a tiny country with the size of New Jersey. And we need to fight the Iranian regime and everything that's been going on there. And just in a few days, we got full power of all the airspace over there, right? And so I think this message isn't just for us, but it's also for the Iranians. They shall rise like a lion, go back to the original flag that they had before this Ayatollah Islamic regime came to power. There is no exit strategy of this war, you know. Is this war part of a broader regional conflict? Oh, there for sure is an exit to this war. It's very simple. Iran has to set down all their weapons, all the nuclear actions that they've been taking, all the uranium they've been enriching for the past years. It's very simple. When they put that outside and they invest all their money and all their minds and intelligence and all their people in things that do good to the world, in society, in freedom, in culture, in academic worlds, then there will be no more. No more war. Nowhere. Not in the Middle East and not around the world. We don't want war. No one wants to war. No one wants to fight and go to war. But we do this because we have to defend ourselves and we have to defend our citizens. And in order for us, for Israel, a liberal state, to keep on living as a strong democracy in the Middle East, the only democracy in the Middle East, and accepting the lives there of Jews, Christian, Muslims, Druze, Bedouins, and welcome tourists from all over the world to some of the most holiest places to all three religions, then we have to eliminate the threat coming from Iran. The entire world are concerned about this war. War is a destruction, peace is a prosperity. There is a lot of discussions in the world. Netanyahu is pushing to this region to the global war. What's your analysis on this? Well, of course, there's a concern around the whole world because all the world leaders know that Iran is threatening them as well. We're just one step on the way there. Iran, in their words, they call Israel the little Satan and the United States the big Satan. They're coming for Europe as well. Just this week, Germany's Chancellor also said that Israel is doing the dirty work for everyone. They should be thanking us for what we're doing. And we're going to do it. We're not going to wait for anyone. While, the European leaders are just sitting there watching from the side, we're taking action and we're making sure that this threat happens no more. So we can keep living our life in safety in our liberal, democratic country here in Israel. But of course it's concerning them what's going on in Iran because they know that if we don't win, they are next in line and it will affect them as well. Just like it's been affecting them for the past few years. All these terror attacks suddenly rising in different areas, all coming from Iran, with their intelligence, with their weapons, with their incitement. Thank you for giving time. Thank you for your valuable inputs on this war. Thank you very much for joining us
ناظرین جس طرح آپ نے دیکھا ہم نے ایک پوائنٹ آف ویو لیا پوری دنیا سے اور کیا ہو رہا ہے خطے کے اندر اور مڈل ایسٹ کے اندر صورتحال انتہائی خطرناک صورتحال ہے. اسی کے ساتھ یہ اجازت, اللہ حافظ.